दूसरा वीडियो था अपना जिसमें से मैंने मध्य प्रदेश की पूरी तरीके से जितनी श्रेणियां हैं, तीसरे वीडियो में पर्वत पढ़ाए, चौथा वीडियो अपना बना उस वीडियो में मैंने आपको मध्य प्रदेश की चट्टानें बताई। और अब जो वीडियो आपके सामने 4 वीडियो आएंगे वैसी 5 भी हो सकते हैं, 15-15 मिनट के, 20-20 मिनट के लगभग, जो मध्य प्रदेश की नदियाँ, जिसको सबसे इजी भी कह सकते हैं, सबसे ज़्यादा टफ भी कह सकते हैं और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला पॉइंट भी कह सकते हैं। आप सब लोगों को लगता होगा कि मध्य प्रदेश की नदियाँ बहुत इजी हैं, सबसे आती है, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि पेपर में 90% गलती करके ही आते हैं, छोटी छोटी नदियाँ गलत हो जाती हैं। और ये भी मैं आपसे 1 मिनट आप अच्छी तरीके से यदि बात मेरी समझेंगे तो मैं आपको ये क्लियर कर दूंगा पूरी तरीके से कि नदियों में गलतियां कहाँ होती हैं, जो हर बार पेपर में हो जाती है बनती हुई, और गलतियां कहाँ नहीं होती है। इन सब चीज़ों की जानकारी आपको आज पूरी मिल जाएगी। और साथ में नदियों को किस तरीके से पढ़ना है उसकी भी जानकारी, मैंने ये सामान्य परिचय वीडियो रखा है कि नदियों का सामान्य परिचय। देखिए, सामान्य परिचय से मतलब यहाँ ये है कि आखिरकार नदियों में पढ़नी कौन कौन सी चीज़ें और किस तरीके से नदियों को पढ़ना है कि नदियों में गलतियाँ, जो नदियों के क्वेश्चन आए उनसे गलतियाँ ना हो। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप वीडियो को अच्छा या बुरा तब डिसाइड करें जब लास्ट तक वीडियो देख लें और साथ में कॉपी पेन लेकर के सामने बैठे हों और लिख रहे हों उसको, उसके बाद ही डिसाइड करें। वरना नहीं तो आप 2 मिनट यदि देखेंगे वीडियो, उसके बाद ये पता नहीं चल पाएगा कि वीडियो आप रियल में आपके लिए उपयोगी है कि नहीं है। और जो सिंसियर बंदे हैं, जो पढ़ाई रियल में कर रहे हैं, वो बिल्कुल सिंसियर तरीके से देखिए। लास्ट में आपको खुद लगेगा कि हाँ, ये कुछ नए तरीके से है नदियाँ और ये समझ में भी आई हैं और याद भी हुई हैं। चलिए आज बहरहाल सामान्य परिचय की चर्चा करते, ताकि जो कल का वीडियो रहे वो आप लोगों के लिए बहुत आसानी तरीके से समझ में आ जाए। देखो, सामान्य परिचय में नदियों की यदि बात की जाए तो सबसे पहले आपको पता है कि मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। देखो, नदियों का मायका इसलिए कहा जाता है क्योंकि देश की पहली बात अपनी स्थिति का क्या है मध्य प्रदेश की, ऐसे सेंट्रल इंडिया है, मतलब पूरे बीच में स्थिति है। तो ये नदियाँ यहाँ से होकर के ऐसे जाती है तो भी कहाँ से, मध्य प्रदेश से जाती है, यहाँ से जाती हैं तो भी मध्य प्रदेश से जाती हैं, ऐसे जाती हैं तो भी मध्य प्रदेश से जाती है। मतलब कहीं से भी कोई नदी आती है तो लगभग वो नदियाँ कहाँ, मध्य प्रदेश से होकर के ही गुजरती है। इसलिए इसको सेंट्रल इंडिया ऑफ रिवर भी कहा जाता है, किसको, मध्य प्रदेश को। अब नदियाँ पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए। देखो, डायरेक्ट नदियाँ नहीं उठानी चाहिए, उनका उद्गम स्थल याद कर लिया, उनका लंबाई याद कर ली और उनका मुहाना याद कर लिया। अब वो जमाना गया कि उस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। अब थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन बनते हैं और थोड़ा सा क्या मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि जो आसानी से समझ नहीं आते। तो देखिए, नदियों को पढ़ने के लिए सबसे पहले करना क्या है अपन को कि नदियाँ, इनको 4 भागों में अपन बांट लेते हैं। 4 भाग कैसे इसके कि पूरब की ओर कौन कौन सी नदियाँ जाती हैं, जो मान लो मध्य प्रदेश है उसमें देखना पूर्वी क्षेत्र में कौन कौन सी जाती हैं, उत्तर की ओर कौन कौन सी नदियाँ जाती हैं, और पश्चिम की ओर कौन कौन सी नदियाँ जाती हैं, और दक्षिण की ओर कौन कौन सी नदियाँ जाती हैं। सबसे पहले इस प्रकार से नदियों को अपन को बांटना है 4 क्षेत्र में। कौन कौन से, पूरब की ओर मतलब इस साइड कौन सी बहती हैं। अब मैंने शुरुआत में ही आपको जो रेगुलर देख रहे हैं उनको मैंने बता रखा है कि सबसे पहले पूरा मध्य प्रदेश का मैप, उसकी स्थिति पिन पॉइंट में याद होनी चाहिए। वो याद कैसी होगी कि जब आप डेली एक मध्य प्रदेश का मैप बनाओगे, पूरे जल्दी से जिले भरोगे तो पिन पॉइंट में याद रहेंगे। जैसे पूर्वी क्षेत्र की यदि बात करें तो मतलब सीधा क्या है कि भोपाल से ही आप ले लीजिए तो यहाँ सागर हो गया और आपका यहाँ दमोह साइड और रीवा, सतना, सीधी, इस साइड की बात मैं कर रहा हूँ। उत्तरी क्षेत्र में क्या है, ग्वालियर हो गया, आपका दतिया हो गया, ठीक है, भिंड, मुरैना, श्योपुर, इस क्षेत्र की है। और पश्चिमी क्षेत्र की बात करें तो जो मालवा वाला क्षेत्र है उस क्षेत्र की है। दक्षिणी क्षेत्र में छिंदवाड़ा, बालाघाट, बैतूल, हरदा, तो इस क्षेत्र की नदियाँ दक्षिणी नदियाँ हो गई। अब चलिए सबसे पहले देखते हैं पूर्वी प्रवाहित नदियाँ। तो कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे सोन हो गई, कौन सी हो गई, सोन नदी हो गई, जोहिला हो गई, जोहिला भी कहाँ जाती है, पूर्वी क्षेत्र में जाती है। कौन सी, सोन हो गई, जोहिला हो गई, और एक महान लिख दो, ठीक है। ये 3 नदियां अपन देख लेते हैं मुख्य रूप से कि जो पूर्वी क्षेत्र की ओर बहती हैं। मतलब क्या है कि इनका मुहाना भले ही कहीं है, ठीक है, इस क्षेत्र में मुहाना आपको पता है अमरकंटक, सोन का, ठीक है, लेकिन इनका जो बहाव है वो पूर्वी क्षेत्र में है। अब इससे क्या होगा, इसको पढ़ने का मतलब क्या है, इससे अपन को फायदा क्या होगा, मैं वो समझाता हूँ। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जैसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है कि बिहार में मध्य प्रदेश की इनमें से कौन सी नदी प्रवाहित होती है। अब आप यदि याद किए होगे तभी पता चलेगा कि बिहार क्षेत्र में कौन सी नदी है। दूसरी चीज़, यदि इस टाइप से पढ़ा है, आपको पता है कि जो पूर्वी क्षेत्र की नदियां हैं
वो ही इस क्षेत्र में जा सकती हैं। लेकिन जो मालवा क्षेत्र की नदियां हैं, मतलब जो पश्चिमी क्षेत्र की नदियां हैं या उत्तरी क्षेत्र की नदियां हैं या दक्षिणी क्षेत्र की नदियां हैं, वो तो इस साइड जाएंगी नहीं। तो जो ये पूर्वी क्षेत्र की नदियां वहीं जाएंगी। तो यदि 4 ऑप्शन में से आपको एक भी नदी इस टाइप से भी नदियां याद हो गई तो आप ये अंदाजा ही टिक कर लोगे कि यार इसमें से इन्हीं में से कोई नदी होगी जो बिहार तक जाती होगी, यदि ये क्वेश्चन मध्य प्रदेश का दिया हुआ है तो। दूसरा क्वेश्चन, यदि यमुना में की सहायक नदी कौन सी है? अब कुछ भी नहीं पता उसका, लेकिन आपको पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण बस पता है, तो आपको ये पता होगा कि जो उत्तर की ओर नदी जाएगी वही यमुना की सहायक नदी होगी, ये कन्फर्म रहेगा। ठीक है, कोई नदी याद नहीं है, कुछ याद नहीं है, लेकिन इतना याद है कि मुझे ये पता है कि पूरब की ओर कौन सी है, पश्चिम की ओर कौन सी है, उत्तर की ओर कौन सी, दक्षिण की ओर कौन सी है। तो आधे से ज़्यादा क्वेश्चन इससे सही हो जाएंगे आपके कि उत्तर की ओर जो भी नदी जाएगी वही कहाँ किससे मिलेगी, उसका मुहाना होगा यमुना में। तो एकदम एक कलेक्शन आपको मिल जाएगा नदियों के मुहाने का, पर्टिकुलर नदियां याद करने की जरूरत खत्म हो जाएगी। ऐसे ही इस साइड मतलब जो पश्चिम की क्षेत्र की कोई भी नदी है, सहायक नदी कौन सी है, तो कौन सी कैसी नदी है, तो जो पश्चिम की ओर जाएगी वही होगी। चलिए, तो लेकिन क्या है, जो सोन, जोहिला, महाना, ये जो 3 नदियां हैं ये कौन सी है, पूर्वी क्षेत्र में प्रवाहित नदियां हैं। तो पूरब की हो गई, इस साइड हो गई। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा नदियाँ यदि देखी जाए तो कुछ तो यहाँ है, लेकिन ये जो उत्तरी क्षेत्र है, ये जो उत्तर का क्षेत्र है, इस ओर भी नदियों का प्रवाह बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो उसमें से कौन कौन सी है, तो सबसे पहले जो सब नदी जानते हैं, चंबल। अब देखिए चंबल का नाम आ गया। देखो इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब चंबल नदी का मुहाना और चंबल नदी का उद्गम स्थल बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, आएगा भी तो लगभग आप अंदाजा ही टिक कर दोगे। अब इससे क्वेश्चन कौन सा आएगा, इसमें कौन सी परियोजना नहीं बनाई गई, इसमें इसकी कौन सी सहायक नदी है जिसमें परियोजना बनी है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही क्या है, चर्चित। नर्मदा नदी, नर्मदा नदी का उद्गम और मुहाना बिल्कुल नहीं पूछेगा। कौन सा क्वेश्चन पूछेगा, नर्मदा नदी की इनमें से सहायक नदी। और ये क्वेश्चन बहुत ही डीपली बना सकता है कि नर्मदा नदी की जो सहायक नदी है, कोई एक ले लो, मान लो तवा ले लो या कोई सी भी ले लो, शक्कर ले लो, अब उसमें कोई परियोजना बन गई तो नर्मदा नदी की मतलब शक्कर नदी में, नर्मदा नदी की सहायक नदी शक्कर में कौन सी परियोजना बनाई गई है। ठीक है, तो पर्टिकुलर नर्मदा नदी को, नर्मदा नदी जो इंपॉर्टेंट है उसको लेकर के और उससे अंदर घुस करके मतलब शक्कर नदी के अंदर कौन सी परियोजना है, उस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, बहुत डीपली क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो वो आपको पूरे याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले कौन सी होगी, उत्तरी क्षेत्र की चंबल हो गई। उसके बाद कौन सी जाती है, क्षिप्रा नदी भी कहाँ बहती है, उत्तरी क्षेत्र में बहती है। कौन सी, क्षिप्रा बहती है उत्तरी क्षेत्र में। और कौन सी है उत्तर में, काली सिंध नदी भी कहाँ पर है, उत्तर में है। काली सिंध नदी भी कहाँ बहती है, आपकी उत्तर की ओर है। ठीक है, नर्मदा हो गई, क्षिप्रा हो गई, काली सिंध हो गई। उसके बाद कौन सी है, पार्वती है। पार्वती के बाद कौन सी है, सिंध है। देखो काली सिंध और सिंध में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, मैं इसको बता दूंगा आपको। ठीक है, ये सीहोर क्षेत्र वाली है, ये आपके ग्वालियर क्षेत्र वाली है, दतिया क्षेत्र वाली। तो काली सिंध हो गई, पार्वती हो गई, सिंध हो गई। ठीक है, इसके बाद आपकी उत्तर की ओर बेतवा भी जाती है उत्तरी क्षेत्र में। ठीक है, मध्य प्रदेश की गंगा जिसको कहते हैं। केन भी जाती है कहाँ, उत्तरी ओर प्रवाहित होती है। और कौन सी नदी है, और एक नदी यहाँ से यहाँ वाली ही है, टोंस नदी। टोंस नदी भी कौन सी है, उत्तरी क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदी है। तो कुल मिला के कौन कौन सी, चंबल, क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती, सिंध, बेतवा, केन, टोंस, ये जितनी भी नदियां हैं ये नदियां प्रवाहित होती है कहाँ, उत्तरी क्षेत्र में। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, कौन सी, चंबल, क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती, सिंध, बेतवा, केन, टोंस। पूर्वी क्षेत्र में सोन, जोहिला, महान। ठीक है, तो ये हो गया, पूर्वी क्षेत्र में हो गया और उत्तरी क्षेत्र में हो गया। तो ये दोनों क्षेत्र हो गए। अब चलिए अब आगे बात करेंगे कौन कौन से क्षेत्र बचे हैं अपने। ठीक है, पूर्वी और उत्तरी क्षेत्र हो गया। अब बात करेंगे अपन पश्चिमी क्षेत्र की। तो पश्चिमी क्षेत्र की एक तो सर्वोदय नदी आपको पता है, 2 नदियां पता होंगी। एक तो पहली अपन लिख लेते हैं यहाँ, कौन सी, नर्मदा। ठीक है, और दूसरी ताप्ती। ये 2 नदियां किस क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में 2 नदियां प्रवाहित होती हैं। ठीक है, आपको नर्मदा का तो पता ही है। ठीक है, कहाँ पर जाकर गिरती है, खंभात की खाड़ी। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती हो गई। और एक तो माही, ये इंपॉर्टेंट नदी है, आदिवासी गंगा। ठीक है, ये माही नदी है जिसको आदिवासी गंगा कहते हैं, और जो अपनी कर्क रेखा है उसको 2 बार काटती है। कैसे काटती है 2 बार, वो चर्चा करेंगे पर्टिकुलर जब नदियाँ पढ़ेंगे। माही हो गई, नर्मदा हो गई, ताप्ती। तो ये किस क्षेत्र की हो गई अपनी, ये हो गई पश्चिमी क्षेत्र की। ठीक है, पूर्वी क्षेत्र की हो गई, उत्तरी क्षेत्र हो गया, और कौन सी हो गया, ये पश्चिमी क्षेत्र हो गया। तो माही, नर्मदा, ताप्ती, ये किस क्षेत्र की, पश्चिमी क्षेत्र की। अच्छा, अब जिनकी परियोजनाएं पूछी जाती हैं, ये भी मैं बता दे रहा हूँ, अधिकतर वो परियोजनाएं पूछी जाती है दक्षिणी क्षेत्र की नदियों की।
ताप विद्युत केंद्र जिसमें पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं नर्मदा नदी के। ये याद रखना, ये अभी जब आगे आगे वीडियो आएंगे तो ये आपको सब पता चलेगा कि मैं ये क्लियर कर, आप जब पुराने पेपर देखोगे ना उन्हीं के आधार पे बता रहा हूँ, और आप भी देख लीजिएगा कि जो परियोजनाएं पूछी जाती हैं वो अधिकतर नर्मदा नदी की और ये जो दक्षिणी क्षेत्र की नदियाँ हैं उनकी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें दक्षिणी क्षेत्र की नदियों में कौन सा है, जो मुहाना, जो पहले बहुत ही ये अच्छा क्वेश्चन हमेशा आता था कि नदियों का मुहाना, सहायक नदियाँ किसकी, तो दक्षिणी क्षेत्र की ही नदियाँ अच्छे से याद करनी है। मुहाना, सहायक नदियाँ, उद्गम स्थल अधिकतर पूछेगा दक्षिणी क्षेत्र में, है ना। तो चलिए देख लेते हैं दक्षिणी क्षेत्र में कौन कौन सी है। तो एक तो हो गई कौन सी, वैनगंगा, क्लियर। इसके बाद वैनगंगा के बाद पेंच हो जाएगी, पेंच नदी, पेंच राष्ट्रीय उद्यान भी है। वर्धा हो जाएगी, कौन कौन सी, वैनगंगा, पेंच, वर्धा, और एक कौन सी है, और कान्हन भी हो जाएगी, कौन सी, कान्हन। ये हो गई दक्षिणी क्षेत्र में प्रभावित होने वाली। तो वैनगंगा, पेंच, वर्धा, कान्हन, ये किस क्षेत्र की प्रवाहित नदियां हैं, दक्षिणी क्षेत्र की प्रवाहित नदियां हो गई वैनगंगा, पेंच, वर्धा और कान्हन, ठीक है। तो देखो पूर्वी क्षेत्र की कौन कौन सी है, सोन, जोहेला, महान। पूर्वी क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदियां सोन, जोहेला, महान। उत्तरी क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदियां चंबल, क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती, सिंध, केन, टोंस, ठीक है। कौन कौन सी, चंबल, क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती, उसके बाद सिंध, बेतवा, केन और टोंस। पश्चिमी क्षेत्र में माही, नर्मदा, ताप्ती। दक्षिणी क्षेत्र में वैनगंगा, पेंच, वर्धा, कान्हन। तो ये हो गई जो बड़ी बड़ी नदियां हैं जिनका पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी याद रखना है। क्यों ये याद क्यों रखना है, इसलिए याद रखना है क्योंकि अब इनके अंतर्गत इनकी सहायक नदियां आएंगी। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण आपको रट गया कि यहाँ से कौन कौन सी नदियाँ प्रवाहित होती हैं, और जब इनकी सहायक नदियाँ आएंगी तो आपको बिल्कुल कन्फ्यूज, क्योंकि सबसे बड़ा कन्फ्यूजन पॉइंट है। जब यदि आपने अच्छे से तैयारी की होगी तो आपको भी पता होगा, मेहनत कर रहे होगे, कि ये जो उत्तरी क्षेत्र की नदियाँ हैं इसमें सबसे बड़ा कन्फ्यूजन पॉइंट है। और ये किस पहाड़ी से होकर के नदी गुजरती है, किस पर्वतमाला से होकर गुजरती है। यदि आपने पिछला वीडियो देख लिया है और नहीं देखा तो देख लीजिए, क्योंकि यदि वो देख लिया आपने वीडियो और उसके बाद ये नदियों वाला देख लिया तो आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा कि किस विंध्याचल पर्वतमाला से कहाँ से निकलती है, कैमूर पर्वतमाला से कैसे आती है, क्योंकि मैं आगे बताऊँगा। और पुराना वीडियो देखा है तो बहुत अच्छी तरीके से और समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो देखिए कौन सी, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी पूरी हो गई। अब चलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है नदियों से संबंधित, जो बिल्कुल रट के रखना है, उसके बिना काम ही नहीं चलने वाला नदियों के क्वेश्चनों में। वो मैं अभी आपको 1 मिनट में वो बता दे रहा हूँ कौन सी चीज़ है जो पूरी याद रखनी है। देखिए कुछ मैं यहाँ नदियाँ लिखता हूँ जिनकी लंबाई बिल्कुल आपको एग्जैक्ट याद रहनी चाहिए, क्योंकि उसकी क्रम बनाने के लिए क्वेश्चन हमेशा आता है। तो उसमें से सबसे पहले लंबाई नर्मदा नदी, कौन सी, नर्मदा का सबसे पहले लंबाई याद रखनी है। दूसरी जो लंबाई याद रखनी है वो याद रखनी है आपको चंबल की, बिल्कुल एग्जैक्ट लंबाई इनकी याद रहनी चाहिए, वो भले ही पेपर में लगभग में लिख के आए। तीसरी कौन सी याद रखनी है, तीसरी याद रखनी है सोन नदी की। किस नदी की, सोन की लंबाई तीसरी याद रखनी है। चौथी किसकी लंबाई याद रखनी है, सोन के बाद चौथी याद रखनी है ताप्ती की। ताप्ती के बाद किसकी लंबाई याद रखनी है, 5वें नंबर पर जो लंबाई याद रखनी है वो याद रखनी है बेतवा की। ये लंबाई इन नदियों की बिल्कुल आपको बिल्कुल रटी होनी चाहिए, इनकी लंबाई कितनी है इन नदियों की, तभी आप आगे चल के जब नदियाँ पर्टिकुलर पढ़ोगे तो आपको बहुत आसानी होगी, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए अब देखो इसकी ट्रिक भी बना सकते हैं कि यदि देखो इनका सबसे पहली बात तो क्या है, लंबाई है, सबसे बड़ी ये है, उससे छोटी ये है, उससे छोटी ये है, उससे छोटी ये है, उससे छोटी है। इसकी ट्रिक भी अपन बना लेंगे। ट्रिक क्या होगी इनकी कि आपको इस सीक्वेंस से नदियाँ याद रखें, वो मैं अभी बताऊंगा आपको। जैसे इनकी लंबाई होने के बाद इनकी ट्रिक बताऊंगा कि आपको एक ही बार में नदियों का क्रम याद रखें और उसी हिसाब से आपको लंबाई याद रहे, ठीक है। चलिए पहले इसकी लंबाई लिख लेते हैं। अच्छा, नर्मदा नदी की कितनी है, 13-12 किलोमीटर, 13-12 नर्मदा, 13-12। नर्मदा को जब भी पढ़ना है तो 13-12 के नाम से ही नर्मदा को याद रखना है। चंबल को किस नाम से याद रखना है, 965। चंबल को किस नाम से याद रखना है, 965। नर्मदा को 13-12, चंबल को 965। सोन को किस नाम से याद रखना है, 780। सोन को याद रखना है 780। सोन के बाद ताप्ती को याद रखना है 724। ताप्ती को याद रखना है
724, नर्मदा को 1312, चंबल को 965, सोन को 780, ताप्ती को 724, बेतवा को याद रखना है 590, बेतवा को किससे याद रखना है 590। अब देखिए, अब मैं यहाँ नर्मदा का नाम नहीं लेना है, पढ़ना कहाँ से है, यहाँ से पढ़ना है। जो तरीका बता रहा हूँ वो फॉलो कर लो, नहीं तो भविष्य में करना पड़ेगा ही। यही तरीका एक तरीका है जिसके तहत जॉब लगने वाली है। कौन सा, 1312 कौन है, नर्मदा है, 965 कौन सी है, चंबल है, 780 कौन सी है, सोन है, 724 कौन सी है, ताप्ती है, 590 कौन सी है, बेतवा है। अब पेपर में क्या आएगा, या तो इनकी लंबाई पूछ लेगा, या तो इनका क्रम बनाने के लिए पूछ लेगा कि लंबाई के हिसाब से नदियों का क्रम बनाइए, तो कन्फ्यूजन आपको हो जाएगा। तो इनको जब भी नर्मदा, चंबल, सोन, केन, ताप्ती, बेतवा ये जब भी पढ़ना है, ये कैसे पढ़ना है, 1312 नर्मदा, 965 चंबल, 780 सोन, 724 ताप्ती, 590 बेतवा। अच्छा, अब इनकी एक ट्रिक बना दे रहा हूँ और आसान कर दे रहे हैं, क्योंकि मेहनत की है तो इनको आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इनकी ट्रिक बहुत सिंपल सी है। मैं ट्रिक लिख रहा हूँ इसकी। ट्रिक क्या है इसकी कि नर्मदा चली सोन तपने बेतवा, नर्मदा चली सोन तपने बेतवा। तो ट्रिक क्या है, नर्मदा चली सोन तपने बेतवा। क्या ट्रिक हो गई, लिख लीजिए सब लोग आराम से। नर्मदा चली सोन तपने बेतवा। क्या ट्रिक है, बस एक लाइन याद रख लो, नर्मदा चली सोन तपने बेतवा। बस इसको 7-8 बार आप पढ़िए, ये नदियां आपको इनका क्रम कभी नहीं भूलेगा। क्या याद रखना है, नर्मदा चली सोन तपने बेतवा, यही ट्रिक है नर्मदा नदी की। और 1 नंबर आपका पक्का हो गया कि नर्मदा चली सोन तपने बेतवा। अब चलिए, ना से नर्मदा सीधा सीधा है, चली से हो गया चंबल, सोन से हो गया सोन, तपने से हो गया ताप्ती, और बेतवा से हो गया बेतवा। क्लियर। क्या याद रखना है, एक लाइन याद रखनी है, नर्मदा चली सोन तपने बेतवा। तो नर्मदा से नर्मदा नदी, चली से चंबल, सोन से सोन, ताप्ती तपने से ताप्ती, और बेतवा से बेतवा। तो ये पूरी एक आपको ऐसे ऐसे सीक्वेंस से नदियाँ याद हो गई। तो नर्मदा कैसे पढ़ेंगे, 1312 चंबल, 965 सोन, 780 ताप्ती, 724 बेतवा, 590। इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक है नर्मदा चली सोन तपने बेतवा। ठीक है, इस तरीके से आप याद करेंगे। अब जो अपना कल का वीडियो रहने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिसने ये वीडियो देख लिया पूरा, कल के वीडियो अपन पढ़ेंगे पश्चिमी प्रवाहित नदियाँ। ठीक है, शुरुआत करेंगे उन नदियों को, उत्तरी से ही शुरुआत करते हैं कल की, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला है। पहले उसी को सही कर लेते हैं अच्छे से। तो कल उत्तरी प्रवाहित नदियाँ पढ़ेंगे, और उसमें से नदी बस नहीं पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे कौन सी परियोजना है, कौन सा अभ्यारण्य है, कुछ पर्वतमाला से गुजरती है, नदियों का दोआब कौन सा है। ठीक है, चंबल नदी से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिछले बने हुए हैं, कैसे क्वेश्चन बनने की संभावना है, इन सब बातों पर एक एक नदी पर बहुत अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे। एक क्षेत्र लेंगे, जैसे उत्तरी वश का क्षेत्र लेंगे, उसमें से पूरा उसका जो डिटेल है अच्छे से लिख लेंगे, ट्रिक के तहत याद कर लेंगे, ताकि कभी भी नदी से क्वेश्चन आ जाए। और हमेशा पेपर में, चाहे MPPSC हो, चाहे MPSI आने वाली, या जो भी पेपर हो, एक क्वेश्चन मिलता ही है और वो पूरा सही हो जाएगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। इसी के साथ आप अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि कल का वीडियो आपको बिल्कुल तुरंत मिल जाए और आप अच्छे तरीके से अपने टाइम के अनुसार पढ़ना शुरू कर दें। धन्यवाद।